हेलो डियर लर्नर्स, मैं डॉक्टर संगीता चौधरी और इस क्लास में मैं डिस्कस करूंगी अबाउट माइट्रल स्टेनोसिस एंड माइट्रल रिगर्जिटेशन। हमको पता है माइट्रल वाल्व जो है वो रहता है इन बिटवीन द लेफ्ट एट्रिया एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। माइट्रल वाल्व इट रिजल्ट्स इन यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द ब्लड। दैट मीन्स ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में फ्लो करता है थ्रू द mitral valve. Normally blood should not flow from left ventricle to the left atrium. Mitral regurgitation में क्या होता है? Mitral regurgitation में जो mitral valve है वो अच्छे से close नहीं हो पाता है and because of mitral incompetency जो blood है it may flow backwards from the left ventricle into the left atrium. एंड माइट्रल स्टेनोसिस में क्या होता है? माइट्रल स्टेनोसिस में माइट्रल वाल्व का जो ओरिफिस है मीन्स जहाँ से ब्लड फ्लो करता है वहाँ पे स्टेनोसिस होता है, मीन्स ओरिफिस छोटा हो जाता है। अगर ओरिफिस छोटा हो जाएगा देन देयर विल बी डिफिकल्टी फॉर द ब्लड टू पास फ्रॉम द लेफ्ट एट्रिया इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये है माइट्रल स्टेनोसिस एंड माइट्रल रिगर्जिटेशन। सो लेट्स सी। जो माइट्रल वाल्व ओरिफिस है उसका एरिया नॉर्मली है 4 to 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये 2 सेंटीमीटर से कम हो जाता है ब्लड कैन फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट एट्रिया टू द लेफ्ट वेंट्रिकल ओनली इफ प्रोपेल्ड बाय एन एबनॉर्मली एलिवेटेड लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर प्रेशर ग्रेडियंट। ओके, अगर मीन्स लेस देन 2 हो जाता है देन ब्लड flow होगा from left atria to left ventricle, but there should be very much increased pressure in the left atria. Pressure generation होगा, elevated left atrioventricular pressure gradient होना चाहिए. Only that blood can flow from left atria to the left ventricle through the narrowed orifice. अगर ये less than 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है तो in that case इसको severe mitral stenosis बोलते हैं। I'll be telling MS. MS means mitral stenosis. MR means mitral regurgitation. Okay, mitral stenosis, mitral regurgitation. So यहाँ पे diagrammatic representation है. This is a normal heart. जहाँ पे माइट्रल वाल्व रहता है इन बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रिया। दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट एट्रिया, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज राइट एट्रिया, दिस इज aorta एंड दिस इज मेन pulmonary trunk. This is superior vena cava, this is inferior vena cava, right? So this is a normal heart structure. माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस में क्या होता है? जो लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रिया के बीच में माइट्रल वाल्व रहता है वो स्टेनोस्ड हो जाता है। देयर इज स्टेनोसिस ऑफ द वाल्व। जो ओरिफिस एरिया है माइट्रल वाल्व का वो नैरो हो जाता है। ओके, नैरोड माइट्रल वाल्व। कॉजेस देखते हैं। मेजर कॉजेस ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस। मोस्ट कॉमन कॉज इज rheumatic fever. Because of rheumatic fever, most of the time mitral valve involve होता है। Initially acute rheumatic fever में mitral regurgitation होता है, लेकिन जब पेशेंट को repeated rheumatic fever, rheumatic carditis का अटैक आता है तो ultimately there will be fibrosis, there will be thickening of the valve leaflets, calcification होगा, ये सब होके there will be development of mitral stenosis. So it is the most common cause of mitral stenosis, followed by congenital cause like अगर parachute mitral valve है और core triatrium है तब भी mitral stenosis हो सकता है। Severe mitral annular calcification with leaflet involvement, connective tissue diseases like for example systemic lupus erythematosus or SLE, RA for rheumatoid arthritis, मिक्सोमा, लेफ्ट एट्रियल मिक्सोमा या फिर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, आई फॉर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस विथ लार्ज वेजिटेशंस। तो ये सारे हैं कॉजेस, मेजर कॉजेस ऑफ mitral stenosis.
अगर हम पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करें तो लेट्स सी माइट्रल स्टेनोसिस में क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड। लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड फ्लो है दैट इज restricted. Okay. So this is the heart. Okay. This is left ventricle. This is left atria. और यहाँ पे रहता है mitral valve. So mitral valve जो है उसका stenosis की वजह से there is restriction of blood from left atria to left ventricle. तो इसकी वजह से क्या होगा, जो left atria है उसमें pressure increase होता जाएगा, because until and unless pressure of left atria is much more than the left ventricle, blood cannot pass from the left atria to the left ventricle. तो pressure बढ़ता जाएगा, and because of that, because of increase in left atrial pressure, dilatation होगा left atria का, left atria will expand, expansion होगा. pulmonary venous congestion होगा, अगर जो ये increased pressure है it is transmitted, back transmitted to the pulmonary veins. Okay, pulmonary venous congestion होगा, then ultimately pulmonary arterial hypertension होगा. जब pulmonary arterial hypertension होगा then it may ultimately lead to right ventricular hypertrophy, because pulmonary hypertension होने से right ventricle जो है उसका afterload बढ़ जाता है. right ventricle has to pump against the pulmonary artery. तो अगर pulmonary artery में pressure ज़्यादा हो रहा है then right ventricle जो है, suppose this is right ventricle, this is right atria. So right ventricle drains into the pulmonary artery. पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है देन राइट वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए, सो दैट राइट वेंट्रिकल कैन पंप द ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी. तो देयर विल बी हाइपरट्रॉफी ऑफ द राइट वेंट्रिकल, अल्टीमेटली देयर विल बी राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, सो which will lead to biventricular failure in the late stage. Fine. So what are the things which is happening one by one? First, there is reduced flow from left atria to left ventricle, which results in rise in left atrial pressure. It rise in dilatation of the left atria. Then it rise in pulmonary venous congestion. Agar pressure is back transmitted into the pulmonary vein. Then pulmonary arterial hypertension follows. Then which is followed by hypertrophy of right ventricle. Then leading to right ventricular failure. And ultimately there will be biventricular failure in late stages of mitral stenosis. Biventricular failure means both right ventricle and left ventricle will fail. Okay. Symptoms में देखें तो क्या symptoms रहेगा patient का? Most patients they begin to experience disability in the 4th decade of life. जो rheumatic fever होता है that is commonest in between 5 to 15 years of age. Okay. But rheumatic mitral stenosis जो है उसका symptoms आता है usually in the 4th decade of life. This is about acute rheumatic fever. Asymptomatic रहता है patient until जो stenosis है वो less than 2 centimeter square है, तब तक patient asymptomatic रहेगा, कुछ symptom नहीं आएगा. उसके बाद से पेशेंट को like the more the stenosis, reduction in the size of the area, mitral orifice area, पेशेंट को fatigue होगा, exercise intolerance होगा, एक्सरसाइज करने से पेशेंट को बहुत breathing difficulty होगा, fatigue feel होगा, so there will be exercise intolerance. Orthopnea होगा, orthopnea means breathing difficulty in lying supine. PND होगा पेशेंट को, PND माने paroxysmal, PND माने paroxysmal nocturnal dyspnea. So पेशेंट को paroxysmal nocturnal dyspnea होगा. इसमें क्या होता है टिपिकली पेशेंट जो सोने जाता है
and after around 1 hour or 1 to 2 hour of sleep, suddenly patient सोने से उठ जाता है and there will be a feeling of gasping for air, means patient को बहुत breathing difficulty होता है, and the patient will sit by the side of the bed with his feet dangling down from the edge of the bed. Raised jugular venous pressure होता है, okay, because of right ventricular failure patient को jugular venous pressure जो है वो raised होगा. This is one of the sign, it is not symptom, this is a sign of right ventricular failure. Patient को bilateral pitting pedal edema रहेगा and there may be ascites also in the last stages. Palpitation हो सकता है patient को. Palpitation means abnormal awareness of one's own heartbeat. Hemoptysis हो सकता है patient को. Hemoptysis is the coughing out of blood. Cough हो सकता है. Chest pain complain कर सकता है patient, या फिर thromboembolic complication भी हो सकता है. क्यों thromboembolic complication होगा? Mitral stenosis is one of the very common factor leading to atrial fibrillation. Okay, leading to atrial fibrillation. तो अगर पेशेंट को atrial fibrillation होता है then there will be stasis of blood in the left atria. Ultimately it will favor clot formation, clot or thrombus formation. अगर ये thrombus dislodge होता है then it may result in stroke if it is dislodged in one of the cranial arteries, और ये ischemic limb भी कर सकता है अगर it is lodged in one of the arteries supplying the limb. और एग्जामिनेशन क्या मिलेगा? साइन में पेशेंट को मलर फ्लश रहेगा. ओके, माइट्रल फीसिस भी बोलते हैं इनको. मलर एरिया मीन्स इन्वॉल्विंग द चीक्स बायलैटरली, वहाँ पे इराइथेमेटस फ्लश पेशेंट को रहेगा, फ्लशिंग. जुगुलर वेनस प्रेशर जो है ये रेज्ड होगा एंड देयर मे बी प्रोमिनेंट ए वेव्स. ओके, बट अगर पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाता है, डेवलप होता है, इन दैट केस the A wave will be absent. Okay, parasternal lift or parasternal heave हो सकता है, that is because of enlargement of right ventricle, right ventricular hypertrophy के वजह से parasternal lift या heave मिलेगा. diastolic thrill मिल सकता है पेशेंट में. okay, auscultation क्या क्या मिलेगा? there will be loud S1. okay, then P2 component loud होगा अगर if there is development of pulmonary arterial hypertension. जो second heart sound है ये closely split रहेगा. Sharp high pitched opening snap सुनाई देगा following A2. It follows A2 by 0.05 to 0.12 second. Okay, it is said that जो A2 OS gap है, the more the gap, okay, the less the severity, means जो length है A2 OS का, A2 means A2 component of second heart sound and opening snap, जो इसका जो length है means duration है, that duration is inversely proportional to the severity of mitral stenosis. A2 OS gap जितना कम होता जाएगा that means mitral stenosis का severity उतना ही ज़्यादा होगा. We'll get a murmur also, diastolic murmur, low pitched, rough, rumbling diastolic murmur, which is best heard at the apex when the patient lies on the left lateral recumbent position and it is accentuated by mild exercise. These are the auscultatory findings in case of mitral stenosis. Patient को hepatomegaly रह सकता है, okay, ankle edema रह सकता है, bilateral pitting pedal edema. एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में एसाइटिस रह सकता है पेशेंट को, एंड लंग में देयर मे बी क्रेपिटेशन एंड पल्मोनरी इडेमा का फाइंडिंग, नहीं तो प्लूरल इफ्यूजन भी रह सकता है. इन केस ऑफ कार्डियक फेलियर देयर इज यूजुअली बायलैटरल प्लूरल इफ्यूजन, बट प्लूरल इफ्यूजन इज मोर ऑन द राइट साइड. डायग्नोसिस, कैसे हम डायग्नोसिस करेंगे माइट्रल स्टेनोसिस का? ईसीजी में फाइंडिंग्स होगा. इन द ईसीजी देयर विल बी पी माइट्रल, एट्रियल फिब्रिलेशन रह सकता है एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिलेगा. व्हाट इज पी माइट्रल? जो पी वेव है
उसका ड्यूरेशन, अगर हम ईसीजी में ड्यूरेशन देखें पी वेव का, तो इट इज यूजुअली अप टू 2.5 स्मॉल बॉक्सेस. ओके, सो अगर इसका ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाता है, मोर देन 2.5 हो जाता है, मोर देन 2.5 स्मॉल बॉक्स होता है, देन वी कॉल इट एज P mitral, and P mitral signifies left atrial enlargement. Okay. Right ventricular hypertrophy कैसे पता चलेगा? If there is right ventricular hypertrophy, then R wave in V1 will be more than the S wave. Means R wave का जो amplitude है वो S wave से ज़्यादा रहेगा in lead V1. चेस्ट एक्सरे करेंगे तो क्या फाइंडिंग्स मिलेगा? चेस्ट एक्सरे में देयर विल बी एनलार्ज लेफ्ट एट्रियल एंड अपेंडेज. साइंस ऑफ पल्मोनरी वेनस कंजेशन भी रह सकता है. 2D इको, अगर हम 2 डायमेंशनल इकोकार्डियोग्राफी करते हैं तो क्या मिलेगा? देयर विल बी थिक इमोबाइल कास्प्स, रिड्यूस्ड वाल्व एरिया, रिड्यूस्ड रेट ऑफ डायस्टोलिक फिलिंग ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल and enlarged left atria and right ventricular hypertrophy. तो ये सारे मिलेगा इको में. ठीक है. डॉपलर इको करेंगे तो प्रेशर ग्रेडियंट डिटेक्ट कर सकते हैं अक्रॉस द माइट्रल वाल्व. हाउ मच इज द प्रेशर ग्रेडियंट? पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर डिटेक्ट कर सकते हैं, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन है कि नहीं. देन वी मे डिटेक्ट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन. कार्डियक कैथेटराइजेशन कर सकते हैं जिससे हम डायरेक्ट विजुअलाइजेशन कर पाएंगे इनसाइड द हार्ट क्या हो रहा है, एट द वाल्वुलर लेवल क्या हो रहा है. ओके. ट्रीटमेंट. कमिंग टू द ट्रीटमेंट ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस. मेडिकल ट्रीटमेंट में एक्चुअली हमें क्या क्या करना है? हम पेनिसिलिन यूज करेंगे एज अ सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस फॉर रूमेटिक फीवर. ओके, सो फ्यूचर में रूमेटिक फीवर ना हो इसके लिए वी विल गिव पेनिसिलिन फॉर सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस. सिस्टमिक एम्बोलिज्म प्रिवेंट करने के लिए एंटीकोआगुलेंट्स देना पड़ेगा, बिकॉज एज आई सेड एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है विच में लीड टू क्लॉट फॉर्मेशन इनसाइड लेफ्ट एट्रिया लीडिंग टू थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना. वो प्रिवेंट करना है तो एंटीकोआगुलेशन देना पड़ेगा. एट्रियल फिब्रिलेशन ट्रीट करने के लिए डिगॉक्सिन यूज कर सकते हैं, बीटा ब्लॉकर यूज कर सकते हैं, नहीं तो CCB स्टैंड्स फॉर calcium channel blocker. Okay, we may use either of these three: digoxin, beta blocker and calcium channel blocker. जो digoxin है it is usually used in atrial fibrillation अगर पेशेंट को हार्ट फेलियर का साइन है तो. otherwise we can use beta blockers as a first drug of choice और देन बीटा ब्लॉकर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी यूज कर सकते हैं. अगर पेशेंट को पल्मोनरी कंजेशन है देन डायूरेटिक थेरेपी विल बी हेल्पफुल. एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस में बी नीडेड अगेंस्ट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस अगर पेशेंट को और कोई हाई रिस्क फीचर्स है तो. बिफोर द डेंटल प्रोसीजर एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस पेशेंट को देना पड़ सकता है. सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं? We can do a mitral valve repair, also known as mitral valvuloplasty. कब करना है mitral valvuloplasty? जब पेशेंट को सिग्निफिकेंट सिम्टम्स है mitral stenosis का, आइसोलेटेड mitral stenosis है, पेशेंट को mitral regurgitation नहीं है, cusps are pliable and non-calcified valve, subvalvular कोई फ्यूजन नहीं है and left atria is free of thrombus. अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है, पेशेंट को सिग्निफिकेंट सिम्टम्स है, पेशेंट को सिर्फ MS है और कोई वाल्वुलर लीजन नहीं है, नो एसोसिएटेड MR, वाल्व कास्ट पाएबल है, कैल्सिफिकेशन नहीं है कास्ट में, सब वाल्वुलर कोई फ्यूजन नहीं है कॉर्डी टेंडिनी में, then there is no thrombus in the left atria, then in that case we will go for mitral valvuloplasty. This is how mitral valvuloplasty is done. ये जो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कैसे mitral valvuloplasty करते हैं. यहाँ पे एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं हार्ट में. कैथेटर enters into the right atria
and via the interatrial septum it will progress into the left atria. Left atria में जाके it will be inserted into the mitral valve orifice. Mitral valve orifice के अंदर में जाके the balloon will be inflated. Okay, जो balloon है उसको inflate किया जाएगा. It will result in, this is known as the valvoplasty, mitral valvuloplasty. Other than that, mitral valvuloplasty नहीं तो हम valvotomy भी कर सकते हैं या फिर mitral valve replacement भी कर सकते हैं. Okay, so यहाँ पे है एक treatment flow algorithm जो हमें क्या करना है in case of a rheumatic mitral stenosis. कुछ class of recommendation है, class 1, class 2A and class 2B. class 1 means जो patient needs treatment, patient needs to be treated with this modality. Okay, class 2 में yes, benefits outweighs the risk, patient को treatment करना है. class 2B में you can consider treating the patient. Okay, this is about the level of recommendation. अगर very severe MS है patient में, okay, if mitral valve area जो है it is less than or it is equal to 1 centimeter square and जो TV2 है that is 220 or more है, and if the patient is asymptomatic means if the patient is having in stage C, favorable valve morphology है, कोई clot नहीं है और mild MR कुछ भी नहीं है, MR भी नहीं है, then in that case we will do a percutaneous balloon mitral commissurotomy or balloon mitral valvuloplasty we can do. अगर patient symptomatic stage D है, favorable valve morphology है, कोई clot नहीं है left atria में, no mitral regurgitation or mild mitral regurgitation में भी, then again percutaneous balloon mitral commissurotomy कर सकते हैं. PBMC stands for percutaneous balloon mitral commissurotomy. Okay. अगर पेशेंट को सीवियर एमएस है, सीवियर एमएस मीन्स पेशेंट का अगर माइट्रल वाल्वुलर एरिया लेस देन 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड दिस पैरामीटर इज मोर देन 150 है, देन अगर सिम्टोमेटिक स्टेज डी है, फेवरेबल फैक्टर्स है, देन वी विल गो फॉर परक्यूटेनियस बेलून माइट्रल कमिश्यूरोटॉमी. और अगर एसिम्टोमेटिक है, न्यू ऑनसेट एट्रियल फिब्रिलेशन है, देन we may go for PBMC percutaneous balloon mitral commissurotomy अगर पेशेंट में फेवरेबल फैक्टर्स है. ओके, अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है, सीवियर एमएस है या फिर वेरी सीवियर एमएस है, पेशेंट सिम्टोमेटिक है and factors are not favorable means no favorable valve morphology is not favorable, or maybe there is clot in the left atria, or maybe there is mild mitral regurgitation is present. In those cases अगर पेशेंट NYHA क्लास 3 और 4 symptoms में है with high surgical risk, in that case we will do PBMC. If no surgical risk is not high and patient is not in NYHA class 3 and 4, then mitral valve replacement to be done. This is the class 1 recommendation for the mitral valve replacement. अगर progressive MS है means mitral valve area less than 1.5 centimeter square and TV2 more than 150, symptomatic with no other cause, and अगर PCWP means pulmonary capillary wedge pressure. अगर PCWP more than 25 millimeter of mercury है with exercise, then PBMC. If no, then go ahead with periodic monitoring. So this is the treatment algorithm for rheumatic mitral stenosis. Now coming to mitral
regurgitation. As I said, mitral regurgitation में क्या होता है, वाल्व जो अच्छे से बंद नहीं होता है, incompetent वाल्व होता है, and there is backflow of the blood from ventricle to the atria. Causes of mitral regurgitation. Mitral regurgitation acute हो सकता है या फिर chronic हो सकता है. Acute mitral regurgitation is seen in infective endocarditis, I for infective endocarditis, papillary muscle rupture which may occur in post myocardial infarction, rupture of chordae tendineae or leaflet fail in mitral valve prolapse or infective endocarditis, or in case of blunt trauma. ये सारे causes में there will be acute mitral regurgitation. Chronic mitral regurgitation हो सकता है, okay, in case of myxomatous mitral regurgitation, mitral valve prolapse, okay, rheumatic fever में हो सकता है, infective endocarditis which is healed उसमें हो सकता है, congenital causes like cleft उसमें भी हो सकता है, and radiation induced भी हो सकता है, chronic mitral regurgitation. Secondary causes like ischemic cardiomyopathy, dilated cardiomyopathy, HOCM. HOCM stands for hypertrophic obstructive cardiomyopathy with SAM stands for systolic anterior motion. Chronic atrial fibrillation with left atrial enlargement and annular dilatation से भी mitral regurgitation हो सकता है. And lastly, mitral annular calcification, उससे भी mitral regurgitation हो सकता है. Now, pathophysiology. Pathophysiology में क्या है? Okay, if we look at the heart, here is tricuspid valve, यहाँ पे mitral valve रहता है. This is left ventricle, this is left atria. जो mitral valve है, this is the mitral valve. Mitral valve जो close नहीं हो पा रहा है ठीक से, because of that left ventricle से backflow होगा blood का into the left atria. Acute MR में क्या होगा? Left atrial pressure will rise. Chronic MR में less rise in left atrial pressure because there will be time for the heart to compensate. So left atrial pressure इतना ज़्यादा नहीं होगा. Acute mitral regurgitation में there is chance of pulmonary edema and cardiac failure भी हो सकता है. Right? Symptoms क्या रहेगा पेशेंट का? Symptoms basically depends on the rapidity of onset, means acute है या फिर chronic है. Fatigue रह सकता है, means weakness, exertional breathing difficulty और dyspnea. Pulmonary edema हो सकता है, acute mitral regurgitation में usually होता है. Patient may have orthopnea. I've already described about orthopnea and PND. Paroxysmal nocturnal dyspnea, raised jugular venous pressure. Pedal edema हो सकता है, patient को ascites हो सकता है. There may be palpitation and thromboembolic complication like stroke and ischemic limb. These are the symptoms with which patient may present to us. Signs में क्या क्या रह सकता है? There may be raised jugular venous pressure, hyperdynamic left ventricle होगा. जो apical impulse होगा that will be hyperdynamic. Apical impulse will be shifted. It will not be in its original place. Original place is ½ inch medial to the mid clavicular line. अगर left ventricular enlargement होता है, hypertrophy dilatation होता है, then apical goes downwards and outwards. अगर right ventricular enlargement hypertrophy होता है, then apical goes outwards. Anyway, systolic thrill रहेगा patient में on palpation. Auscultation में क्या क्या रहेगा? S1 will be soft. हमने देखा mitral stenosis में S1 was loud, but in this case S1 will be soft. S2 was narrowly split in mitral stenosis. यहाँ पे S2 will be widely split. Prominent S3 रहेगा यहाँ पे, okay? And about the murmur, there will be a high pitched hollow systolic murmur, जो कि best
सुनाई देगा एपेक्स में with radiation into the axilla. हेपाटोमेगाली रहेगा पेशेंट में, पीडल इडेमा, एसाइटिस, लंग में क्रेपिटेशन रहेगा, पल्मोनरी इडेमा, इफ्यूजन्स. इफ्यूजन राइट साइड में ज़्यादा होता है. इट इज़ यूजुअली बायलैटरल बट मोर इन द राइट साइड. सो दीज आर द फाइंडिंग्स इन अदर सिस्टम्स अदर देन हार्ट. इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या करना है? सेम, हम ECG करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे, इको करेंगे. इको में हमको मिलेगा डायलेटेड लेफ्ट एट्रिया, डायलेटेड लेफ्ट वेंट्रिकल, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज ऑफ द माइट्रल वाल्व दिखाई दे सकता है. डॉपलर स्टडी करेंगे, इट विल डिटेक्ट एंड क्वांटिफाई रिगार्जिटेशन. कार्डियक कैथेटराइजेशन से डायलेटेड LA, डायलेटेड लेफ्ट वेंट्रिकल, mitral regurgitation, all the information we can visualize directly. Pulmonary hypertension हुआ है कि नहीं, and coexisting coronary artery disease also we have to identify. So the investigation profile जो है, it is just like mitral stenosis I have discussed. So mitral stenosis में and mitral regurgitation में same investigations we are going to perform. Medical treatment is also same like mitral stenosis, means penicillin देना है as a secondary prophylaxis of rheumatic fever. Systemic embolism prevent करने के लिए anticoagulation करना है. Atrial fibrillation में digoxin देना है अगर पेशेंट को cardiac failure है along with atrial fibrillation. अगर cardiac failure नहीं है then the beta blocker is the drug of choice. नहीं तो calcium channel blocker भी यूज कर सकते हैं. Pulmonary edema develop हुआ पेशेंट को, then we may give diuretics and vasodilators and antibiotic prophylaxis against infective endocarditis if अगर और कोई high risk cardiac factor present है and the patient is undergoing for dental procedures. Surgical intervention में क्या क्या कर सकते हैं हम? We can do a valvotomy, valvoplasty and valve replacement and repair the valve. ये सारे हम कर सकते हैं in the surgical intervention. Lastly, if we look at the algorithm for the management of mitral regurgitation, then we can see अगर mitral regurgitation primary है, severe mitral regurgitation है with vena contracta more than or equal to 0.7 centimeter, regurgitant volume 60 ml or more, regurgitant fraction 50 or more than 50%, effective regurgitant orifice 0.4 और उससे ज़्यादा, LV dilatation. Okay, अगर ये है and the patient is symptomatic, stage D, left ventricular ejection fraction अगर more than 30% है, then go for mitral valve surgery. This is class 1 recommendation. If no, then go for mitral valve surgery, that is class 2B recommendation. Okay. Asymptomatic है, then ultimately we'll have to do mitral valve surgery, class 2A recommendation, or we may do periodic monitoring also. अगर ejection fraction more than 60% है, okay, then we may need to do periodic monitoring. अगर प्रोग्रेसिव MR है, प्रोग्रेसिव mitral regurgitation में periodic monitoring we need to do, and if there is any development or progression of the disease, depending on the progression हम manage करेंगे. अगर secondary mitral regurgitation है, then treat the underlying cause, means secondary cause को treat करना है. Treat for coronary artery disease, treat for heart failure and consider cardiac resynchronization therapy. CAD means coronary artery disease, HF for heart failure, CRT for cardiac resynchronization therapy. Okay. अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है, सीवियर माइट्रल रिगर्जिटेशन है, अगर पेशेंट को परसिस्टेंट सिम्टम है क्लास 3 and 4, देन माइट्रल वाल्व सर्जरी करना है. अगर पेशेंट एसिम्टोमेटिक है विथ सीवियर MR या फिर प्रोग्रेसिव MR है विथ स्टेज B, देन वी नीड टू डू पीरियोडिक मॉनिटरिंग. सो ये है फ्लो चार्ट कैसे हम माइट्रल रिगर्जिटेशन को सर्जिकली मैनेज करते हैं. ओके,
सो ये था ऑल अबाउट माइट्रल स्टेनोसिस एंड माइट्रल रिगर्जिटेशन जो मैं इस क्लास में डिस्कस करना चाहती थी। थैंक यू सो मच।